Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. Today we will learn the working of English with the experiments on the Hindu editorial. So without wasting any time, let's start the class. आज का जो आपका एडिटोरियल है वो है ए लैंडिंग हैंड। लैंडिंग हैंड का मतलब लैंड करने वाला हैंड, उधार देने वाला हैंड। ठीक है, तो मतलब हैंड कैसा है? उधार देने वाला। ठीक है, तो इसका एडजेक्टिव हो गया, तो लैंडिंग यहाँ पे क्या है आपका? आईएनजी एडजेक्टिव है। एडिटोरियल के अंदर अपने डिटेल्ड में ये बातें करेंगे कि एडजेक्टिव कैसे होता है आपका, जो आपका जेरेंड कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, ठीक है, मैन एक्शन कैसे होता है, तो उस पर अपने डिटेल में बातें करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ टाइटल को, ऑन आरबीआई एंड द सेकेंड वेव। एडिटोरियल जो आपका है वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेकेंड वेव पे है। तो आरबीआई क्या है? लैंडिंग हैंड है, उधार देने वाला हैंड, मतलब सपोर्ट करने वाला हैंड है एक टाइप से। मतलब जैसे हेल्पिंग हैंड होता है, हेल्पिंग हैंड का मतलब जो आपकी सहायता करता हो, तो लैंडिंग का मतलब जो आपको लैंड करता हो। तो ऑर्गेनाइजेशन जो कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके ऊपर ये बात कर रहा है यहाँ पे। तो इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है। करंट का जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो आरबीआई के स्टेप्स वगैरह आरबीआई ने लिए हैं उसके ऊपर एडिटोरियल है। तो आपका करंट का टॉपिक है और जनरल अवेयरनेस की फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बोला क्या गया इसके अंदर? द आरबीआई हैज सिग्नल्ड, आरबीआई सिग्नल दे चुका है, सिग्नल दे चुका है। इट इज अवेयर, तो यहां पे अपने पढ़े आरबीआई हैज सिग्नल्ड इट, आरबीआई इसे सिग्नल दे चुका है। जैसे अपने बात करें दे हैव सिग्नल्ड हिम, उन्होंने उसे सिग्नल दे दिया कि अब आप जो करना है वो करो, अब आपको सिग्नल मिल चुका है। तो पहले तो अपने देखेंगे कि ये अपने को लगेगा कि जो इट है वो ऑब्जेक्ट है किसका? सिग्नल्ड का, सिग्नल्ड का तीर लगेगा। लेकिन जैसे अपने देखो माइंड की वर्किंग कैसे चेंज होती है, पहली बार में माइंड कैसे वर्किंग लेकर आ सकता है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग माइंड क्या करता है? अपना करेक्शन कर लेता है। दिक्कत अपने साथ क्यों समझ में नहीं आता, अपने सेंटेंसेस वगैरह क्यों समझ में नहीं आते, अपने आरसीज वगैरह क्यों समझ में नहीं आते, पैराग्राफ वगैरह एग्जाम के अंदर? क्योंकि माइंड अपना जो होता है वो पहले कुछ अलग वर्किंग पढ़ लेता है वहां पे, और अपने क्या करते हैं उस चक्कर में जब वहां पे मीनिंग सेट नहीं होता तो माइंड क्या करता है आपका? बैक आता है वापस अपना करेक्शन करने के लिए। और आप लोग माइंड को वेट नहीं करते माइंड का कि वो पीछे जाके करेक्शन करने गए हैं, तो माइंड पीछे चला जाता है करेक्शन के लिए और आप लोग आगे चले जाते हो, और माइंड और आप दोनों बिल्कुल अलग अलग चलते हो एग्जाम के अंदर। इसीलिए अपने क्या नहीं होता वहां पे, क्लियर नहीं हो पाता कि वो बोलना क्या चाहता है, सेंटेंसेस वगैरह, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन नहीं आती अपनी इंग्लिश में। तो जब आप माइंड के साथ चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके लिए आपकी वर्किंग वगैरह क्लियर होनी चाहिए, आपका सेंस चमका हुआ होना चाहिए। तो जैसे इज आया तो अपने को ये पता लग गया कि जो आपका इट इज का सब्जेक्ट है, अगर मैं सिग्नल्ड का तीर लगा दूं इस पे, इट पे, आपको पता है कोई भी सेंटेंस होता है उसको क्या चाहिए? फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, बिल्कुल फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए। अगर मैं यहाँ पे तीर लगा दूं तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबी तो ऑलरेडी हैज के साथ गया हुआ है, और एंड वगैरह यहाँ पे जो कोई है नहीं कि दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दे सेम ही सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या? इज का सब्जेक्ट तो क्या है? इट है। तो इज का सब्जेक्ट इट है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सिग्नल्ड के बाद में आपका क्या है? दैट है। और ये जो की वाला जो दैट होता है, ये की तरह दैट है, और की वाला जो दैट होता है उसे आप यूज करो चाहे ना करो, कोई कंपल्सन नहीं है। डायरेक्ट भी बोल सकते हो आरबीआई ने सिग्नल दिया, क्या सिग्नल दिया? कि इट इज अवेयर, ये जागरूक है, अवेयर है। तो ये सेंटेंस कैसे आपका? द आरबीआई हैज सिग्नल्ड दैट इट इज अवेयर। तो इट यूज हुआ आपका किसके लिए? आरबीआई के लिए। तो आरबीआई ने सिग्नल दे चुका है, आरबीआई ने सिग्नल दिया यह अवेयर है। डायरेक्ट बोल सकते हो आरबीआई ने सिग्नल दिया कि यह अवेयर है। तो दोनों बातें एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट यूज करते हैं स्ट्रेस देने के लिए, उससे पॉइंट पे एम्फेसाइज करने के लिए। इट यूज आरबीआई के लिए। इट इज अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ, अब अवेयर किसका है? मतलब अवेयरनेस किस चीज की है? ठीक है, अवेयर ऑफ द बर्डन, किसका? बर्डन का अवेयर, मतलब उस बर्डन के बारे में उसको अवेयरनेस है। अब यहाँ पे एक चीज आती है अपने, कई बार अपने देखते हैं अपने अवेयर फोर आता है और कई बार अवेयर ऑफ आता है। तो सर अवेयर के साथ ऑफ आएगा या फोर आएगा, ये आपको बताया जाता है कि जैसे बहुत सारे आपको रूल्स वगैरह करवाए जाते हैं ना, उनमें से बोला जाता है कि अवेयर के साथ ऑफ आता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, इस तरीके से आता है कि नहीं आते रूल्स वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं करना होता। कहाँ तक याद करोगे? अगर आपको लिखवा दिया अवेयर के साथ ऑफ आता है और अवेयर के बाद में अगर फोर आ गया तो फिर क्या करोगे? गलत कर लोगे ना। मान लो दोनों ही रूल्स लिखा दिए कि अवेयर के साथ ऑफ भी आता है, फोर भी आता है, अबाउट भी आता है, ऐसे लिखा दिया,
और बाई चांस अपने को याद रहा एक ही कि अवेयर के साथ ऑफ आता है, तो फॉर और अबाउट को आप क्या कर दोगे, क्योंकि इतने सारे रूल्स जब रटोगे तो सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है जब मिक्सअप हो जाएगा तो सारी खिचड़ी बन जाएगी, और खिचड़ी बनने के बाद में कुछ याद नहीं रहता। ठीक है, तो रूल्स करते ही क्यों, सेंटेंस से पूछो ना, डायरेक्ट उससे पिक्चर बनाओ, डायरेक्ट सेंस की फॉर्म में उसकी फीलिंग को समझो ना, वो बोलना क्या चाहता है। तो अवेयर ऑफ, जैसे मैं बात करूं, आई एम अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, आई एम अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। अवेयर ऑफ का मतलब मैं इस सिचुएशन का अवेयरनेस है मुझे। ठीक है, अवेयरनेस है मुझे किससे, इस सिचुएशन की। तो वो सिचुएशन मुझे पूरी तरह से क्लियर है, मुझे खुद को मेरे माइंड में पूरी तरह से क्लियर है कि ऐसी सिचुएशन में क्या क्या होता है। अवेयर फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आप अवेयर हो। अब दोनों में डिफरेंस देखना। अब बोला जाता पेरेंट्स को कि अवेयर फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए अवेयर हो, तो बच्चों के लिए अवेयर होना है, इसका मतलब क्या है, आपको अवेयरनेस रखनी है अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों के काम आएगी वो। जैसे मान लीजिए स्टडी वगैरह की आपको अवेयरनेस रखनी है कि क्या क्या सिलेबस क्या क्या चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए स्कूल लेवल पे अब की बार क्या सिलेबस आएगा, तो वो अवेयरनेस है, वो आपके काम नहीं आने वाली, वो किसके काम आने वाली है, आपके बच्चों के लिए। तो फॉर का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बाइंड। फॉर क्या करता है, बाइंडिंग को बताता है। जैसे आई एम वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आई एम वर्किंग फॉर एसबीआई, तो मैं एसबीआई के लिए वर्क कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एसबीआई के लिए बाइंड हूं, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, उसके लिए मैं बाइंड हूं। तो आप अवेयर फॉर चिल्ड्रन हो, ध्यान से सुनना, अवेयर फॉर द चिल्ड्रन हो, इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेबस क्या आएगा, अब की बार क्या क्या सिलेबस में चेंज हुए हैं, तो ये जो सिलेबस में जो स्कूल के सिलेबस में जो चेंजेस है वो आपके काम आएंगे क्या, पेरेंट्स के काम आएंगे क्या, पेरेंट्स के कोई काम नहीं आने वाले। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप अपने बच्चों के काम आने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए आप अवेयर हो, तो काम कर लो अपने बच्चों के लिए। एक टाइप से आप अपने बच्चों के क्या होगे, एम्प्लॉइज होगे, उनके लिए काम कर रहे हो। जैसे अवेयर फॉर वर्किंग फॉर एसबीआई है, तो मतलब क्या हुआ कि जो काम मैं कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं, लोन वगैरह कर रहा हूं, ठीक है, तो वो चीजें मेरे काम नहीं आने वाली। लोन वगैरह मैं करूंगा तो मुझे उसमें कोई कमीशन नहीं मिलने वाला, लेकिन बात क्या है कि उससे फायदा एसबीआई को होगा। तो एसबीआई चलो बदले मुझे सैलरी दे रहा है, वो अलग बात है, लेकिन एसबीआई को फायदा होगा। इसका मतलब एसबीआई के फायदे के लिए आप काम कर रहे हो, उसके लिए आप बाइंड हो। जैसे अवेयर फॉर बच्चों के लिए क्या हो गया, बच्चों के लिए, कि बच्चों का जो फ्यूचर है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, उनके लिए क्या कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, उनके लिए बाइंड हो, उनके एक एम्प्लॉय हो। क्लियर हुआ आप लोगों को। अवेयर ऑफ का मतलब क्या हुआ, अवेयर ऑफ एसबीआई, अवेयर ऑफ एसबीआई, अवेयर ऑफ चिल्ड्रन। अवेयर ऑफ एसबीआई का मतलब मुझे एसबीआई के बारे में अवेयरनेस है कि एसबीआई में क्या क्या होता है, और एसबीआई मेरे लिए क्या क्या कर रहा है। ठीक है, क्या 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 बेनिफिट्स मुझे एसबीआई से हो सकता है, अवेयर ऑफ दैट पॉलिसी। ठीक है, अवेयर ऑफ दैट पॉलिसी मतलब उस पॉलिसी से मुझे क्या क्या फायदा हो सकता है, उसकी सारी अवेयरनेस, लोगों को क्या फायदा हो सकता है। अवेयर ऑफ चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गया, अवेयर फॉर चिल्ड्रन का मतलब बच्चों के लिए आप दूसरी चीजें, मतलब उनके काम जो आने वाली है वो चीजें आप देख रहे हो। और अवेयर ऑफ चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गया, आपको बच्चों की अवेयरनेस है, आपको ये पता है कि अपना बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा, वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, क्या मतलब उसके जो एक्टिविटीज है रूटीन वगैरह, उसकी अवेयरनेस अपने को, मतलब उस बच्चे की खुद की अवेयरनेस। पोजीशन आ गया ना, अवेयर ऑफ, ऑफ का मतलब उसकी अवेयरनेस, मतलब वो अवेयरनेस अपने माइंड में फिट है, उसके खुद के बारे में। अवेयर ऑफ में वो खुद ही अपने माइंड में घूमेगा, और अवेयर फॉर के लिए आप अलग से काम वगैरह करते हो, उसके काम के लिए एज एन एम्प्लॉय वगैरह की फॉर्म में आप बात कर सकते हो। अवेयर अबाउट का मतलब क्या हो गया, उसके बारे में आपको अवेयरनेस है। जैसे पहले अपने को क्या थी, अपने अवेयर अबाउट इंग्लिश थे, अपने को पता था कि इंग्लिश में ये कुछ होता है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, और एग्जाम में सबकी हालत पतली कर देता है। क्यों, क्योंकि रूल्स रटे हुए थे। अब तो नहीं होगी अपनी हालत पतली, क्योंकि अपने रूल्स नहीं रटे हुए, अपना सेंस चमक चुका है। समझ में। अवेयर अबाउट का मतलब क्या हो गया, अवेयर अबाउट इंग्लिश, अवेयर अबाउट एसबीआई। अवेयर अबाउट एसबीआई हो तो इसका मतलब क्या, आप एसबीआई के बारे में आपको नॉलेज है, पता है कि एसबीआई के बारे में अगर आप अवेयर हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि एसबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो। क्लियर है, समझ में आया ना। तो वो अवेयरनेस होगी। और फॉर का मतलब उसके लिए काम कर रहे हो, और ऑफ का मतलब उसके बारे में पूरा नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। अबाउट का मतलब उसके बारे में इधर उधर की बातें पता होना, इंग्लिश के बारे में इधर उधर की। अब आप अवेयर ऑफ इंग्लिश हो, समझ गया ये चीज। तो ये क्लियर हो गया आई थिंक आप लोगों को। तो देखो, जैसे ही आपका अवेयर ऑफ आया,
अबाउट आया, फॉर आया, चेंज होते ही मीनिंग चेंज होने लग गया। बस आपको कंप्लीट वर्किंग पता होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ऑफ का मतलब पोजेशन, उसी चीज का पूरा आप पे पोजेशन होना। फॉर का मतलब उसके लिए बाइंड होना, उसके लिए काम करना, उसके बेनिफिट के लिए काम करना, ठीक है। और जो आपका अबाउट है मतलब उसके बारे में नॉर्मल पता होना। ये वर्किंग अगर आपको क्लियर है तो एलिमेंट जैसे एलिमेंट्स की वर्किंग है ना, ये एलिमेंट्स की वर्किंग आपको क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अपने आप आपको मीनिंग आएगा, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो अवेयर ऑफ द बर्डन, बर्डन की अवेयरनेस है, पूरा नॉलेज है उसको बर्डन का। बर्डन किस पे? ऑन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। किस पे? कि आरबीआई ने सिग्नल दिया है कि ये अवेयर है, इसको पूरा मतलब पता है उसके बारे में, किसके बारे में, जो बर्डन आ रहा है, जो बोझ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हेल्थ केयर का काम कर रहे हैं, हेल्थ वगैरह जो रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, किसके दौरान? इस पीरियड, इस टाइम पीरियड, कोरोना के, कोविड के टाइम पीरियड के दौरान। ये बात इसने यहाँ पे बोली है। तो यहाँ पे बड़ी शानदार वाली एक वर्किंग क्लियर हुई अपनी। अब चलते हैं एडिटोरियल पे, स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मूव। अब इसने बोली रिजर्व बैंक, देखो पिक्चर बनाओ, डायरेक्ट ही आपको पिक्चर बनानी है। आप स्टार्ट से चाहे ढूंढना स्टार्ट कर दो, स्पॉटिंग एरे वगैरह में एलिमेंट्स को स्टार्ट से ही आप चेक करना स्टार्ट कर दो, ज्यादा बढ़िया रहता है कि स्टार्ट से चेक करें कि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उस तरीके से तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। चाहे आप बाद में से कर सकते हो, कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने के बाद भी कर सकते हो, और साथ साथ ही हर एलिमेंट को स्कैन करते जाओ, वो ज्यादा बेटर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मूव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मूव है, अब मूव का मतलब क्या होगा कि सर मूव तो एक्शन होता है, मूव एक्शन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मूव कैसे हो जाएगा? वो तो एक्शन है, तो वो तो डू मूव है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज, एपोस्ट्रोफी हटना चाहिए था, प्लूरल आता, इसका सब्जेक्ट बनता मूव का कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज, बहुत सारे इंडियाज वो है, वो क्या कर रहे हैं? मूव करते हैं, ये करते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो मूव आपका नाउन भी होता है। अब आप क्या बोलो, बहुत सारे ऐसे बोले हाँ सर मूव नाउन होता है, हमने सुना है सर, एड आती है एक, मूव लगाओ कमर दर्द सही हो जाता है, मतलब कोई भी दर्द हो उसके लिए मूव क्या होती है? आपके काम आती है। तो वो वाली मूव नहीं है, ठीक है। नाउन बोलते ये मत बोलना कि नाउन, हाँ सर पता है एक मूव आती है, वो मूव अलग होता है, वो MOOV है, वो मूव अलग चीज है, ठीक है। वो मूव लगाने वाली मूव है, वो नाम है उस प्रोडक्ट का, तो वो वाला मूव नहीं है। तो मूव का मतलब स्टेप भी होता है, कदम भी होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मूव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मूव स्टेप। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? एलिमेंट कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मूव है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। जिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज ब्रदर खेल रहा है, कौन खेल रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज ब्रदर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भाई खेल रहा है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खेल रहा है? उसका भाई खेल रहा है। तो रियल में वहां पे जो एलिमेंट है, मेन एलिमेंट या सब्जेक्ट जो भी बनेगा, वो क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भाई है, मतलब मूव है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में उसके लिए वर्क कर रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मूव, हाँ क्या करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मूव का, स्टेप का क्या करूं, कदम का क्या करूं? इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पीछे से कोई तीर नहीं है, कहीं से कोई बाइंड नहीं है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में, फॉर वगैरह प्रीपोजिशन के साथ। इसका मतलब आगे जाके ये क्या मांगेगा? आगे जाकर ये सेंटेंस मांगेगा। और कैसा मांगेगा? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर मांगेगा। अब ये मत बोलना सर मूव जो एक्शन होता है वो मूव होता है तब प्लूरल होता है, और मूव्स होता है तो सिंगुलर होता है। यहां नाउन की बात हो रही है, देखो एस लगने से हमेशा ही प्लूरल होता है। जो मूव्स एक्शन की फॉर्म में होता है वो रियल में एस नहीं होता, वो डज मूव होता है। ये मैंने बहुत बार आपको बताया है, ये कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा, ये गलती कभी नहीं होगी आपसे। आपको क्या करना है, जब एक्शन के साथ एस लगा हो उसको हमेशा तोड़कर लिखना है डज मूव, और डायरेक्ट V1 है उसको हमेशा तोड़कर लिखना है डू V1, और उसको डज V1। क्लियर है? कभी दिक्कत नहीं होगी, ये ट्रिक्स है अपनी। तो ऑन वेडनेसडे, किस पर? वेडनेसडे पर, मतलब वेडनेसडे को जो स्टेप था, टू किसकी तरफ स्टेप होगा? टू स्टेप इन। तो तरफ नहीं है, यहां आगे एक्शन आ गया, इसका मतलब टू की दो वर्किंग होती है, नोट डाउन कर लो चाहे आप। क्या टू एज ए मॉडल भी वर्क करता है और एज ए प्रीपोजिशन। तो आगे स्टेप इन का मतलब एक्शन है, इसका मतलब टू एज ए मॉडल है। तो पर्पज क्या है उसके मूव का, स्टेप का? स्टेप का पर्पस क्या है, या स्टेप का आगे क्या होगा? जैसे अपने बात करें, ये इस तरीके से वर्क करता है आपका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मूव है ना, जिस पॉइंट पे मूव है, जिस पॉइंट पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कहीं पे हो, जिस पॉइंट पे मूव है उससे आगे ये एक्शन होगा। टू स्टेप इन का मतलब वो आगे एक्शन होगा, टू है वो होता तो पीछे होता, ठीक है। वो आगे आएगा तो अपने देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है एडिटोरियल में अपने। और वैसे ही मैंने आपको मतलब एक करवानी भी, एक वीडियो अपनी पेंडिंग भी पड़ी है, टू वर्सेस टू हैव वाली, ठीक है। तो वो वहां से मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो यहां पे अपने बात करें, और पीछे एक एडिटोरियल में बताया भी था, तो ठीक है यहां पे अपने बात करें टू स्टेप इन।
तो वेडनेसडे को जो मूव है स्टेप इन करने के लिए, तो ये मूव है आगे जाकर ये स्टेप इन करेगा। स्टेप इन, कदम अंदर रखना, अंदर रखना मतलब इन्वॉल्व होना, शामिल होना। तो इंडिया का मूव है और पर्पज क्या है उसका, या फिर आगे जाकर एक्शन क्या होगा उस मूव से, वो होगा स्टेप इन करने का, मतलब इन्वॉल्व होने का, एंड ज्वाइन, और क्या करने का, ज्वाइन। डायरेक्ट करो ये एक्शन है आपका। तो पहला यहाँ पे पहले एक्शन के साथ एक एंड के लिए एक तो चाहिए ना रिफ्लेक्शन के लिए। मैंने पिछली वीडियो में बड़े शानदार तरीके से एंड का रिफ्लेक्शन बताया था, गो थ्रू कर लेना। इसलिए 30 डे चैलेंज वाली क्लासेस आपको सारी की सारी देखनी है, छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। तो यहाँ पे अपने, क्योंकि बार बार अपने करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है, इतना नहीं होता, बोरिंग होने लग जाता है बार बार एक ही चीज। जब आपके समझ में आ गई, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो आप रेगुलर आ रहे हो, मुझे नहीं पता आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप पिछले वाली वीडियोस गो थ्रू करो ना। कोर्स तो ऐसे ही चलता है ना, पुरानी चीजें थोड़ी हो गई, इतना ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा वर्किंग है, तो उस मैटर के अकॉर्डिंग चलना होता है ना, स्पीड भी तो पकड़नी है अपने को। तो ज्वाइन का आपने रिफ्लेक्शन देखें तो 2 के बाद में है, ठीक है, मॉडल के बाद में है। तो क्या क्या करने का, एक तो स्टेप इन करने का और ज्वाइन करने का जो स्टेप है। अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जा रहा है, मूव को सेंटेंस नहीं मिला, क्योंकि जो 2 मॉडल होता है इसको अभी मॉडल नहीं मिला। जो 2 मॉडल होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मॉडल होता है, कनेक्शन का मॉडल होता है, वो सब्जेक्ट को कुछ सेटिस्फाई नहीं करता। ज्वाइन द फाइट, फाइट का मतलब क्या हुआ, लड़ाई को ज्वाइन करने का, अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक। पैंडेमिक की जो महामारी है उसकी सेकेंड वेव के अगेंस्ट, खिलाफ ज्वाइन करने का। थ्रू किसके माध्यम से, माध्यम है थ्रू, थ्रू का मतलब माध्यम, इसका मतलब किसके माध्यम से। क्वेश्चन पूछो, आंसर आए तो एलिमेंट सही है, नहीं तो गलत है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछने हैं। थ्रू द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट के माध्यम से, अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा के माध्यम से। अनाउंसमेंट ऑफ, अनाउंसमेंट किसका, सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जा रही है, पूरा एक ही सेंटेंस है ये, पूरा पैराग्राफ में एक ही सेंटेंस, इतना बड़ा सेंटेंस। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती हो, जैसे अपने डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं ना, उस टाइम पे अगर इस तरीके के आप सेंटेंस लिखोगे तो आपको बोनस मिलता है, वहां पे मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसमें आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि अपने छोटे छोटे सेंटेंस लिखते हैं तो वो नॉर्मल से लिखते हैं, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये क्लोज, जेरेंड वगैरह, आईएनजी क्लोज वगैरह, ये सारे के सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यूज करनी आए, तो आप इतना शानदार सेंटेंस बना सकते हो कि सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। बोलोगे तो भी इंप्रेस हो जाएगा, इतना बड़ा सेंटेंस एक साथ बोलोगे तो, मतलब इतना सेंटेंस एक साथ अगर आप बोल देते हो तो सामने वाला है ना हिल जाएगा कि क्या शानदार इंग्लिश बोली है। और अभी आप जो अब जिस माहौल में हो वहां पे बोल दोगे तो सामने वाले कुछ समझ में नहीं आएगा, इतना बड़ा और इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ सेंटेंस बोल दिया तो उनके कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो बोले वाह यार क्या इंग्लिश बोली है, चाहे उसके कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है। तो वो वाली बात है। अनाउंसमेंट ऑफ मेजर्स, मेजर्स का मतलब जो उपाय, उन्होंने जो उपाय सोचे हैं, जो स्टेप्स लेने की बात की है। एम्ड 8, एम्ड दिखते ही 2 वर्किंग दिखेगी, V2 एंड V3, V2 एंड V3। पहले क्या देखेंगे, V2 देखते क्या देखेंगे, डिड एम, एम किया, किसी ने अगर एम किया है, किसी ने लक्ष्य साधा है तो V2 है, और किसी पे अगर लक्ष्य साधा गया है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आई है तो V3 है। तो एम्ड 8, किसी पे एम किया है, आगे की बात अभी नहीं करेंगे, एलिविएटिंग का मतलब कम करना होता है, उसके ऊपर एम किया है तो ये जेरेंड होगा। डायरेक्ट पता लग गया किसी चीज पे क्या किया इसने, एम किया है। चलो नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार अपने एम का सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं V2 की फॉर्म में, उसके बाद में अपने एलिवेटिंग पे वर्क करेंगे कि ये जेरेंड क्लोज क्या है, 4 वर्किंग में से क्या है। तो डिड एम का सब्जेक्ट ढूंढने गए तो मेजर्स के पास गए, पास वाले के पास ही जाओगे, और सब्जेक्ट नाउन होता है ये आपको पता है। मेजर्स का सब्जेक्ट, मेजर्स को ढूंढने गए तो उसको तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सेंटेंस को चाहिए फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट, फ्री होना चाहिए, लेकिन मेजर्स को तो ऑफ खा गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बना गया ना उसको। अनाउंसमेंट को थ्रू खा गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बना गया। पैंडेमिक को ऑफ खा गया, वर्किंग चेक करते हैं अपने पैंडेमिक को कौन खा गया, ऑफ खा गया, ये भी सब्जेक्ट नहीं होगा। उसके बाद में अपने सेकंड वेव की बात करें, इसको अगेंस्ट खा गया। उसके बाद जो फाइट है उस पे ज्वाइन का तीर लग गया, उसका ऑब्जेक्ट बन गया ना फाइट का। अब ये तो एक्शन है, इनको तो नहीं देखेंगे। वेडनेसडे को ऑन खा गया, ये भी गया। इंडियाज मूव बचा है, तो इंडिया का जो स्टेप है उसने लक्ष्य साधा है। इंडिया का स्टेप, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखना सारी। इंडिया का जो इंडिया नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी आरबीआई बोलूंगा मैं यहाँ पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मूव है वेडनेसडे को वगैरह को, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सबको कट कर दो, अब सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उड़ा दो, डायरेक्ट वहीं पे आ जाओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मूव एम्ड 8, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मूव है, स्टेप है, उसने एम किया किसी पर, लक्ष्य साधा किसी पर। कौन सा मूव, जो क्या करने का, जो स्टेप इन करने का,
फाइट में स्टेप इन, शामिल होने का और ज्वाइन करने का। फाइट किसके खिलाफ है? सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक है उसके खिलाफ। अनाउंसमेंट, मेजर्स के अनाउंसमेंट के द्वारा, उनके माध्यम से पेंडेमिक की जो सेकेंड वेव है उसके खिलाफ फाइट को ज्वाइन करने और उसमें शामिल होने के लिए जो इंडिया का मूव है उसने एम किया, लक्ष्य साधा किस पे, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मूव है आरबीआई का, उसने लक्ष्य साधा किस पे? एम्ड एट एलिविएटिंग, किस पे एम साधा? एलिविएटिंग पे एम साधा। एलिविएटिंग का मतलब कम करने पे, एलिविएटिंग एनी फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट, कोई भी फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट, प्रॉब्लम को, फाइनेंस की प्रॉब्लम को, एनी, उसको कम करने के ऊपर। तो एक बात बताओ, उसने लक्ष्य साधा है, ध्यान देना, यहां से देखेंगे एलिवेटिंग क्या है, जैसे आईएनजी दिखती है, 4 वर्किंग दिखती है, मैन एक्शन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 8 इसको बाइंड कर रहा है, 8 उस पर डायरेक्ट अपना तीर छोड़ रहा है ना, तो तीर छोड़ रहा है, इसका मतलब एक्शन पे तो नहीं छोड़ सकते आप। 8 क्या प्रीपोजिशन है? दीवार है, दीवार उस पर तीर छोड़ेगी तो दीवार उसके ऊपर आकर गिरेगी, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, दीवार के पास सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि 8 यूज ही किसके, अब 8 बेक यूज हुआ होता ना, फिर तो अपने एलिवेटिंग पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एलिवेट 8 जो आपका यूज ही एलिवेटिंग के लिए हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के लिए आपको बात करें तो स्टेबल चीज चाहिए, उसे दीवार होती है, वो तो नाउन चाहिए, क्योंकि एक्शन के ऊपर आप प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते, उसे तो क्या चाहिए? मॉडल चाहिए, इज एम आर वोज वगैरह वगैरह, इस फॉर्मेट में उसको चाहिए था। ऐसा कुछ पीछे है नहीं, अपने अब तक देखते ही आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या निकला? एलिवेटिंग, मैन एक्शन नहीं होगा। उसके बाद में अपने बात करें, एलिवेटिंग आपका जो अपने एडजेक्टिव आती है सेकंड वर्किंग, एडजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं है। एनी ने बिल्कुल अलग बात कर दी, कोई फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट अलग से बात कर दी, अलग ले गया, इसका मतलब कोई नाउन भी नहीं है, डायरेक्ट उसको मिला जिसके लिए वो एडजेक्टिव बने और जिस पे डिपेंड हो जाए, क्योंकि एडजेक्टिव को क्या होना होता है? डिपेंड होना होता है नाउन पे, वो भी नहीं है। उसके बाद में अपना बसता है क्लोज एंड जेरेंट। क्लोज इसलिए नहीं है क्योंकि 8 का तीर लग रहा है, क्लोज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कैसे अपने बात करें, क्लोज ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एम किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लक्ष्य साधा, क्या करते हुए? कम करते हुए लक्ष्य साधा, मतलब प्रॉब्लम को कम करते हुए लक्ष्य साधा, फिर तो होता, लेकिन लक्ष्य साधा ही किस पर है? निशाना लगाया ही किस पे है? एलिविएटिंग पे लगाया है। तो एक बात बताओ मुझे आप लोग, जब आप किसी चीज पे निशाना लगाते हो तो निशाना किस पे लगाते हो आप? जो चीज एग्जिस्ट करे उस पे लगाते हो ना, स्टेबल हो उस पे लगाते हो ना, चीज होनी चाहिए ना, तो चीज हमेशा क्या होती है? नाउन। जब आपने लक्ष्य साधा है किसी पे, इसका मतलब उसके जाकर तीर लगेगा, डार्ट लगेगा उसके जाके, तो उसके जाके लगेगा, इसका मतलब वो फिजिकल फॉर्म में एक टाइप से क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहां वैसे फिजिकल नहीं होता, लेकिन बोलने में अपने नाउन को फिजिकल फॉर्म ही बोला जाता है, एक टाइप से बोले तो इसके फिजिकल मीनिंग में। तो वो चीज आपकी क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी जाकर उस पर तीर लगेगा ना, तभी तो लक्ष्य साधा जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, तभी उस पर लक्ष्य साध सकते हो, और लक्ष्य चीज पे साधा जाता है, और जब वो चीज बन जाती है तो चीज ही क्या होती है? नाउन होती है। क्लियर आप लोगों को? इसका मतलब ये नाउन है, और नाउन क्या होता है? जेरेंड, और क्लोज क्या होता है? एक्शन। गया, जेरेंड है ये। अब यहां पे फाइनेंसिंग की बात करें तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन किस फॉर्म में एडजेक्टिव है? नाउन की फॉर्म में एडजेक्टिव है, जेरेंड की फॉर्म में एडजेक्टिव है। कैसे? जैसे अपने बात करें, कोई भी चीज होती है अपने, फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? फाइनेंस की। अब कंस्ट्रेंट फाइनेंस नहीं कर रही, कंस्ट्रेंट खुद फाइनेंस नहीं कर रहा, प्रॉब्लम जो प्रतिबंध है वो फाइनेंस नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हो गया ना, फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से तो ऐसे देखा जाता है, वो तो एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, और एक नाउन की फॉर्म में एडजेक्टिव होता है, जैसे बैंक मैनेजर। बैंक टाइप का मैनेजर नहीं होता वो, बैंक का पोजीशन फॉर्म में होता है वो। बैंक मैनेजर का मतलब क्या होगा? बैंक टाइप का मैनेजर होगा क्या? बैंक टाइप का मैनेजर नहीं होगा, वो क्या होगा? बैंक का मैनेजर। एक तो उस फॉर्म में भी वो एडजेक्टिव की फॉर्म में वर्क करता है, एक टाइप से नाउन पोजीशन देता हुआ आगे पास कर देता है, बैंक का मैनेजर, उस तरीके से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में चला जाता है, तो एक टाइप से बोल सकते हो कि एडजेक्टिव है। और फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब फाइनेंस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो होता है। और फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट का मतलब फाइनेंस करने वाला प्रतिबंध, प्रतिबंध फाइनेंस नहीं करेगा, इसका मतलब फाइनेंस का प्रतिबंध होगा। क्या होगा? फाइनेंस का, जैसे बैंक मैनेजर। क्लियर आप लोगों को समझ में है? तो इस दो तरीके से देखा जाता है, नाउन की फॉर्म में पास कर देता है वो आगे बर्डन अपना, और एक एडजेक्टिव बनकर वो पास करता है, तो एडजेक्टिव नहीं है, नाउन की फॉर्म में फाइनेंसिंग है, तो जेरेंड बोल सकते हो फाइनेंसिंग को।
जेरेंड फॉर्म में, क्योंकि नाउन भी तो क्या होती है, बर्डन पास करती है ना आगे से आगे, बैंक मैनेजर आगे पास कर देता है, द बैंक मैनेजर, तो बैंक के लिए द यूज नहीं हुआ, मैनेजर के लिए पास कर देता है। और एक एडजेक्टिव होता है वो तो अपने आप ही पास कर, वो क्वालिटी बनकर पास कर देता है। नाउन की क्वालिटी है बर्डन को पास करना, और एडजेक्टिव की तो क्वालिटी होती है बर्डन को पास करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अनस्टेबल है। और नाउन स्टेबल होते हुए भी क्या करती है, बर्डन पास करके खुद डिपेंड हो जाती है। तो ये यहाँ पे जेरेंड फॉर्म में मैंने इतना डिटेल में आपको डिफरेंस बताया यहाँ पे कि फाइनेंसिंग एडजेक्टिव है या नाउन जेरेंड है, इतना डिटेल में बताया ना, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है ना ये बात, जैसे अपनी बात कर रहे हैं बैंक मैनेजर की तरह, क्लियर है ना, वो है। क्योंकि जैसे ही अगर आप उस तरीके से देखोगे ना इसको कि फाइनेंस करने वाला कंस्ट्रेंट, तो दिक्कत आएगी माइंड में। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ये माइन्यूट से डिफरेंस अगर आप लोगों को क्लियर है ना, रियल में रियल वर्किंग यही है, रियल वर्किंग तो यही है कि जो एडजेक्टिव लग रहा है वो रियल में एडजेक्टिव नहीं था, जेरेंड फॉर्म में था, बर्डन नाउन की फॉर्म में पास कर रहा था। ये अगर डिफरेंस आते हैं तभी आपको मीनिंग समझ में आएगा, ये डिफरेंस नहीं आते तभी तो अपनी मीनिंग समझ में नहीं आता। इतना डेप्थ में सोच सकते हो क्या आप लोग? अगर इतना डेप्थ में सोच सकते हो तो इंग्लिश में आपको कोई नहीं रोक सकता, 100% गारंटी है। क्लियर हुई आपके? तो फाइनेंस करने वाला प्रतिबंध पता कैसे लगेगा? पिक्चर बनाने सोचने से। फाइनेंस करने वाला प्रतिबंध ना, प्रतिबंध थोड़ी फाइनेंस करेगा, इसका मतलब फाइनेंसिंग का प्रतिबंध, फाइनेंसिंग करने की जो एक्टिविटी है उसका प्रतिबंध, जैसे बैंक का मैनेजर। क्लियर है? इस तरीके से करना है। और प्रतिबंध किसके लिए? फॉर दोज, उनके लिए इंपैक्टेड, जो कि क्या इंपैक्टेड है, प्रभावित है। फॉर दोज, तो एनी फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट फॉर मतलब एम्ड है, उसका जो निशाना साधा है, उसने किस पे निशाना साधा है? एलिविएटिंग, कम करने पे साधा है। किसको? कोई भी फाइनेंसिंग प्रतिबंध है फॉर दोज, उनके लिए जो कि क्या इंपैक्टेड है, प्रभावित है। तो दोज वो कैसे हैं? प्रभावित है। तो बैक रिफ्लेक्शन ले रहे हैं ना, तो दोज का क्या हो गया? ईडी क्लोज हो गया, दोज हु आर इंपैक्टेड, जो कि इंपैक्टेड है। तो इंपैक्ट का मतलब प्रभावित करना, तो दोज वो लोग हैं, वो प्रभाव डाल रहे हैं, उन पे प्रभाव पड़ रहा है, तो उन पे प्रभाव पड़ रहा है। और दोज को ऑलरेडी कौन खा गया? फोर खा गया, इसलिए उसके एक्शन को बताना है जो कि पैसिव फॉर्म में है, पैसिव एक्टिविटी को बताना है। तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी दोज को कुछ खाया हुआ है। और जहां पे सेंटेंस नहीं बन पाता उस एक्शन का, तो उसको क्या किया जाता है? मोड वो क्लोज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एक्टिव फॉर्म में है, उसका एक्टिव एक्शन है तो एक्टिव क्लोज, आईएनजी क्लोज। अगर पैसिव फॉर्म में पैसिव है तो ईडी क्लोज। तो दोज इंपैक्ट डाल नहीं रहे, दोज पे इंपैक्ट आ रहा है, तो इंपैक्टेड नॉट इंपैक्टिंग। समझ में आया? वो जो इंपैक्टेड है, प्रभावित है। इंक्लूडिंग, इंक्लूड करते हुए, आईएनजी दिखते, इज एम आर वॉज वर टाइप कुछ है क्या? पीछे कुछ नहीं है, हैव बीन वगैरह, हैज बीन कुछ नहीं है, इसका मतलब वो फॉर्मेट नहीं है। वो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके से उस फॉर्मेट को ढूंढना होता है। तो प्रीवियस जो एडिटोरियल की क्लास थी उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस सारी लेनी पड़ेगी आपको, तभी आप सीख पाओगे। तो इंक्लूडिंग, अब यहाँ पे मैन एक्शन होगा नहीं, ऐसा फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद में ये आपका एडजेक्टिव होगा नहीं क्योंकि उसके आगे क्या नहीं है? द वगैरह लगा हुआ है, तो अलग से सेपरेट कर दिया, कोई नाउन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग क्लोज की देखते हैं, तो इंक्लूड करते हुए, दोज के लिए यूज करके देखना इसको, वो जो प्रभावित है, जो कि साथ में क्या इंक्लूड कर रहे हैं? इंक्लूड करते हुए। तो वो इंक्लूड हो नहीं रहे, वो खुद ही उन दोज में इंक्लूड हो रही है ये चीजें, मतलब वो दोज जो चीजें हैं वो इंक्लूड कर रही है। किन किन को इंक्लूड कर रही है? हेल्थ केयर सेक्टर को, स्टेट गवर्नमेंट्स को एंड द पब्लिक। और किसको? पब्लिक को वो क्या कर रही है? इंक्लूड कर रही है, ठीक है। लाइट चली गई यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मुझे नहीं देखना, मुझे मेरे से इतना नहीं होना चाहिए आपको इशू, ठीक है। मैं दिख रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो मेन मोटो है वो है ये आपको एडिटोरियल दिखना चाहिए, तो एडिटोरियल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द पब्लिक इंक्लूडिंग हेल्थ केयर सेक्टर, तो इंक्लूड करते हुए स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक और हेल्थ केयर सेक्टर को वो इंक्लूड करते हुए क्या कर रहा है? उनको इंक्लूड करते हैं। कौन? वो दोज में जो आते हैं, दोज की बात हुई। तो ये आपका आईएनजी क्लोज है, किसके लिए? दोज के लिए। क्लियर हुआ आप लोगों के? एलिवेटिंग जेरेंड है। अब यहाँ इन दोनों बातों को डिफरेंस यहाँ पे दोनों मैंने जो एक्सप्लेन किया है उससे आप समझना कि किस तरीके से जेरेंड और क्लोज को फाइंड आउट किया जाता है। पहले आप क्या चेक करोगे? पहले आप क्लोज को चेक करोगे, उसके बाद में जेरेंड अपने आप चेक हो जाएगा। क्लियर आप लोगों के? अब आगे बढ़ते हैं। इज ए, वो है एक वेलकम, इज ए वेलकम, वो एक वेलकम है। इज का सब्जेक्ट ढूंढो भाई जल्दी। बड़ी ही शानदार वर्किंग, बड़ा ही शानदार सेंटेंस, इतना बड़ा सेंटेंस, बड़ा ही शानदार सेंटेंस है और बड़ी ही शानदार वाली वर्किंग लिए हुए है। बड़ा ही मस्त सेंटेंस, शानदार क्लियर होगा आपके
क्योंकि यहां पे अपने माइंड ने गड़बड़ कर दी। अब माइंड जाएगा करेक्शन करने। दोबारा से देखते हैं सब्जेक्ट इसका। सब्जेक्ट ढूंढो, जल्दी ढूंढो सारे के सारे। इसका सब्जेक्ट अपनी बात करें, एक बार मैं यहाँ पे मार्कर सेलेक्ट कर लूं। आप ढूंढो, जल्दी ढूंढो, जल्दी से रिप्लाई करो। मेरे बताने से पहले आपका चैट में रिप्लाई आ जाना चाहिए। मैं चेक तो करूं कि आपकी वर्किंग कितनी क्लियर है, कहीं मैं ऐसे ही फालतू के अंदर माथा पच्ची तो नहीं कर रहा। इसका सब्जेक्ट ढूंढने गया, फ्री एंड फ्रेश चाहिए, पब्लिक, स्टेट गवर्नमेंट्स, हेल्थ केयर सेक्टर, इन तीनों को इंक्लूडिंग ले गया, इंक्लूडिंग खा गया इनको तीर छोड़ते हुए। नाउन नहीं होना चाहिए ना सब्जेक्ट, दोज के पास जाएंगे उसको फोर खा गया। जो फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट है उसको एलिवेटिंग का तीर लग गया, उसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी गया। उसके बाद नाउन किया मेजर्स, मेजर्स को ऑफ खा गया। अनाउंसमेंट को थ्रू खा गया। पेंडेमिक को ऑफ खा गया। सेकंड वेव को अगेंस्ट खा गया, बच्ची नहीं रहा अपनी बात। फाइट को ज्वाइन का तीर लग गया। वेडनेसडे को ऑन खा गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मूव ऑलरेडी सब्जेक्ट है किसका, एम्ड का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मूव है वो ऑलरेडी सब्जेक्ट है किसका, एम्ड का, तो वो ऑलरेडी फ्री है ही नहीं। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इसका मतलब यहां हुई है गड़बड़। अब अपने सारे के सारे देखें, सारे के सारे क्या देखें, सभी एलिमेंट्स को एक बार चेक करें तो जितने भी अदर एलिमेंट्स है वो सारे के सारे कंप्लीटली बाइंडेड है, वो बचाए नहीं जा सकते, उनको फ्री नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक एलिमेंट को फ्री किया जा सकता है, किसको, इंडियाज मूव को, क्योंकि वेडनेसडे को तो ऑन डायरेक्ट ही पता लग रहा है खा गया, छोड़ ही नहीं सकता, चिपका हुआ है, क्योंकि यहां चेंजेस आ ही नहीं सकते। वर्किंग में माइंड करेक्शन कर रहा है, देख लो माइंड कैसे करेक्शन करता है। तो यहां पे तो चिपका हुआ है, चांस ही नहीं है कि ये फ्री हो जाए। फाइट को ज्वाइन का तीर डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, फाइट को ही ज्वाइन करना है, तो ये भी नहीं फ्री हो सकता। सेकंड वेव अगेंस्ट नहीं होने देगा, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में बाइंड किए हुए हैं, छोड़ेगा ही नहीं। पेंडेमिक को ऑफ नहीं होने देगा, इस तरीके से कोई किसी को नहीं होने दे रहा। सिर्फ एक में ही जो है आपका वो फ्री हो सकता है, वो क्या है, इंडियाज मूव। कब, अगर जिसको अपने V2 लेकर चले थे वो अगर आपका V3 बन जाए। देखो पूरा सेंटेंस चेंज हो रहा है, एग्जाम में इससे होता है। एग्जाम में पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, लास्ट में जाकर गए या एरर में सेंटेंस आ गया इतना बड़ा, ठीक है, वो बड़े वाले सेंटेंसेस आते हैं ना कि करेक्ट वन फाइंड आउट करो, 5 सेंटेंसेस आपको दे देते हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट है, तो उसमें इतने बड़े आ जाते हैं, मैथ्स में आ जाते हैं ये इतने बड़े सेंटेंसेस। दिक्कत यही होती है कि सारा कुछ पढ़ लिया था सर, पब्लिक तो पूरा समझ में आ गया था, इसने जाकर सारा का सारा खेल खराब कर दिया। पूरा पढ़ने के बाद सर टाइम भी लगाया इसमें समझने में, लेकिन लास्ट में जाकर थोड़ा सा जो बचा उस पॉइंट पे इसने क्या कर दिया, पूरा खेल ही खराब कर दिया। लास्ट के पोर्शन ने पूरा का पूरा खेल चौपट कर दिया सर। साथ में तो टाइम वेस्ट हो गया, साथ में करके भी नहीं आ पाए, तो सर दिमाग खराब हो गया था। और उस टाइम पे दिमाग खराब हुआ, इतना टाइम दिया तो क्या हो गया, उसके कारण वहीं पे दिमाग खराब होने से आगे के क्वेश्चन भी नहीं कर पाए सर, नेगेटिविटी आ गई थी। नेगेटिविटी आएगी अगर वर्किंग क्लियर नहीं है, तो वर्किंग क्लियर है तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। अब देखो दिक्कत कहां हो रही है, एक बार अपने चेक करें, देखना यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, फर्स्ट वाला ही आपका एडिटोरियल का। एम्ड को मैं V3 की तरह कन्वर्ट करता हूं तो क्या हो सकता है, एम्ड जो खुद एम्ड है, जिनका निशाना है, कौन एम्ड है, मेजर्स के लिए चेक करके देखना, मेजर्स आर एम्ड। आरबीआई के जो आइडियाज है, जो आरबीआई के जो उपाय हैं, जो आरबीआई के जो स्टेप्स हैं, वो एम्ड है एलिविएटिंग पे, ठीक है। दिस थिंग इज एम्ड, इस चीज को एम्ड है। जैसे मैं बात करूं, मैंने एरो, ध्यान से देखना, मैं ऐसे करूंगा तो मेरा चेहरा है ना ब्लैक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मेरे हैंड्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, तीर छोड़ रहे हैं, अंधेरे में तीर छोड़ेंगे अब, ठीक है। तो यहां से देखना, ये है मेरे पास धनुष। अब मैंने क्या किया, उसको बो को क्या किया, एम लगाया सामने, देखना सामने एम लगाया मैंने, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं, वाह शाबाश, शानदार, मजे आ गए, ठीक है, अपनी सुन ली। अब बिल्कुल साफ दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे निशाना लगाना अंधेरे में नहीं लगाना पड़ेगा, अंधेरे में लगाओगे तुक्का हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए इन्होंने भी सोचा
कि क्या है, ऐसे ही फालतू के अंदर बच्चे अंधेरे में तुक्का लगाएंगे, अंधेरे में तीर तो तुक्का ही होता है, तो ठीक है वो ना लगाना पड़े, इसलिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी वापस से लाइट आ चुकी है। तो देखो मैंने लगाया निशाना, ध्यान देना यहाँ पे, ये देखो चेक करना, अब आप मुझे चेक करना, मैं निशाना लगा रहा हूं, ये धनुष दिख रहा है क्या, ये धनुष दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इसकी डोरी दिखाई दे रही है और ये आपको एरो तीर भी दिखाई दे रहा होगा, ये रहा तीर, ठीक है। मैं अब सारी चीजें साथ में थोड़ी बनाऊंगा, तो आप खुद से बना लेना इमेज में। तो मैंने ऐसे तीर छोड़ रहा हूं मैं, अब मेरे लिए बताओ मैं क्या हूं, आई एम एम्ड या आई एम एमिंग, आई एम एम्ड या आई एम एमिंग, आई एम एमिंग, मैं निशाना साध रहा हूं, ठीक है, आई एम एमिंग, मैं सीधा एम लगा रहा हूं, तीर छोड़ने काम कर मतलब निशाना साध रहा हूं, निशाना साधने का काम कर रहा हूं। जो ऑब्जेक्ट है सामने, सामने जैसे आप हो जैसे, ठीक है, आप हो, मैं आपकी तरफ आ गया, आप हो, तो आप क्या हो, तीर लगेगा आपके आगे, किस चीज का, वर्किंग ऑफ इंग्लिश का तीर लगेगा, और अच्छे से लग गया ना और अंदर तक उतर गया तो दिक्कत नहीं आएगी वर्किंग में कभी भी। तो आप पे मैं तीर छोड़ रहा हूं, तो आप क्या हो, यू आर एमिंग या यू आर एम्ड, यू आर एम, आप निशाना साध नहीं रहे, आप पे निशाना साधा गया है, एम का तीर आप पे जा रहा है, ठीक है, एक्शन का तीर वो अलग है, ये फिजिकल तीर अलग है। उसके बाद मैंने बोला ये जो तीर है, एरो है, ये निशाना साध रहा है या मैं साध रहा हूं, तो इसके द्वारा मैंने निशाना साधा है, तो ये भी एम का तीर लग रहा है, जो मेरा निशाना है मैं निशाना इसके थ्रू साध रहा हूं, तो ये भी एम्ड है, ये एमिंग नहीं है, एमिंग मैं हूं, निशाना मैं साध रहा हूं, ये एम्ड है, इसको साधित किया गया है, मैं साध रहा हूं और ये साधित है, मैं साध रहा हूं, साध रहा नहीं, साध रहा हूं, मैं साध रहा हूं और ये साधित है, और आप साधुत हो, ठीक है, तो ये क्या है, आप भी साधित हो, तो मैं साध रहा हूं और ये साधित है, इसका मतलब माई एरो इज एम्ड एट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, माई एरो इज एम्ड एट यू, ओके गॉट इट, समझ में आया। तो मतलब क्या हुआ, आरबीआई के जो मेजर्स है वो साधित है आरबीआई के द्वारा, हिंदी में बात करें तो वो साधित है आरबीआई के द्वारा, तो दोज मेजर्स आर एम्ड एट, दोज एम्स आर दोज मेजर्स आर एम्ड एट एलए वेटिंग, इसका मतलब जिसको अपनों ने V2 पढ़ा वो रियल में V3 निकला। कैसे निकला, इस इज ने बना दिया उसको। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि कौन सी वर्किंग है, कैसे पता लगेगा भाई, एग्जाम में कैसे पता लगेगा, एग्जाम में पता लगेगा जब आपको सारी वर्किंग क्लियर हो, आपको हर वर्किंग चेक करनी है, क्योंकि V2 की फॉर्म में सर सही तो जा रहा था, फिर इसको गलत क्यों किया, तो एम्ड को अपनों ने तो V2 समझा था, लेकिन एम खुद V3 था, अपनों ने जैसा उसको समझा वो वैसा नहीं था। कोई पर्सन आपके पास आया बैंक के अंदर नॉर्मल, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कोई कस्टमर है, बढ़िया कस्टमर होगा, तो आपने क्या किया, पैसे जो आपके काउंटर है जहां से आप पैसे वगैरह काउंट करते हो, तो काउंटर पे आपने उसके सामने रखे हुए थे, आपने क्या सोचा, वो सामने आके खड़ा इंक्वायरी कर रहा था, और आपने जो दूसरे बंदे से लिए हुए थे पेमेंट वगैरह वो आपने काउंटर पे रखी हुई थी अपने सामने। उसने क्या किया, आपने समझा कि ये कस्टमर है, ऐसे इंक्वायरी कर रहा है, और उसने क्या किया, पैसे एकदम से उठा के भाग गया। मान लो 2000 के 2 बंडल थे 100 के, तो कितने हो गए, सोचने वाली बात है ना, 2000 के कितने बंडल थे, 100 के 2 बंडल थे, वो लेकर क्या कर गया, आपका भाग गया। अब बताओ कितने गए आप लोगों के, 2 लाख गए ना, 2 बंडल गए, इसका मतलब 4 लाख गए, तो इसका मतलब 2 बंडल आपके वो उठाकर भाग गया, 4 लाख रुपए आपके वो उठाकर भाग गया। अब क्या कर लोगे भाई, आपने उसको क्या समझा था, एक बढ़िया कस्टमर, कि कस्टमर आया है अकाउंट खुलवाएगा, उसने बोला अकाउंट ओपन करना, हमारा नया मस्त कस्टमर आ गया, इसको पहले इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है, इसको लेते हैं अपने फेंटे के अंदर, क्योंकि इसको नया कस्टमर बनाना है, बिजनेस बढ़ाना है ना बैंक का। और रियल में वो क्या निकला, लुटेरा चोर निकला। आपको पता था, पता कब लगा, जो वर्किंग खेल गया। तो आपने उसको बोला मैंने तो वो पैसे ले गया, तो उसने बोला भाई तूने मुझे कस्टमर समझे, मैं तो हुई लुटेरा। तो जब एम्ड बोल रहा है आपको चिक चिक कर, मैं हुई V3, आप मुझे V2 क्यों समझ रहे हो, वहां पे घाटा लगा ना आप लोगों को 4 लाख का, भरने आपको ही पड़ेंगे, जिसके काउंटर थे उस पे थे उसी को भरने पड़ते हैं, ठीक है, भरने आपको ही पड़ेंगे,
भुगतान रीपेमेंट उसकी आपको ही करनी पड़ेगी। तो इसने यहां पे बोला कि मैं V3 हूं और आप मुझे V2 समझ रहे हो, तो आपने उसको एक अच्छा कस्टमर समझकर वो पैसे उसके सामने रखे हुए थे, वो लेकर भाग गया, आपको लगा घाटा, नुकसान हुआ, और यहां पे ये था V3, आपने इसको V2 समझा, तो इसने भी आपको नुकसान दिया, क्या? माइनस, नेगेटिव मार्क्स दिलाकर। तो घाटा किसका? अपना घाटा। ठीक है, इसका कुछ नहीं जाता। समझ आ रही है चीज? आप अपना घाटा, इसका कुछ नहीं जाता, वो वाला केस है। तो इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या निकला? एंड यहां V3 था, अब इसका सब्जेक्ट मूव हो गया। इसका मतलब पूरी बात को ध्यान में रखते हुए अब इसको और पढ़ लेते हैं। इज ए वेलकम, वो एक वेलकम है, एंड टाइमली इंटरवेंशन, और एक क्या है आपका? टाइमली, टाइम टू टाइम लिया गया इंटरवेंशन है, एक हस्तक्षेप है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब यहां पे इसका सब्जेक्ट मिला अपना मूव। अब पूरी बात को एक साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखना कि जो हेल्थ केयर सेक्टर, बैक से चलना होता है जब भी अपने पढ़ना होता है, कि हेल्थ केयर सेक्टर, देखो यहां से देखो, हेल्थ केयर सेक्टर वगैरह स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक को इंक्लूड करते हुए जो है, इंक्लूड करने वाले जो प्रभावित है, उनके लिए जो बाधा है फाइनेंसिंग की, उसको कम करने के ऊपर जो एम किया हुआ जो मेजर्स है, उन मेजर्स के अनाउंसमेंट के थ्रू पैंडेमिक की जो सेकंड वेव के खिलाफ फाइट जो है, लड़ाई है, उसको ज्वाइन करने और उसमें शामिल होने के लिए वेडनेसडे को जो आरबीआई ने क्या किया, स्टेप लिया, मूव लिया, वो क्या? एक वेलकम है, वो एक स्वागत है, और एक क्या है? एंड का रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा आपका? इज ए वेलकम एंड ए टाइमली इंटरवेंशन, और एक क्या है आपका? टाइमली, समय से लिया गया इंटरवेंशन, मतलब हस्तक्षेप है, बीच में कूदना, वो है। बिल्कुल सही पॉइंट पे उन्होंने बीच में छलांग लगाई है। क्लियर आप लोगों के? अब यहां तो सारा क्लियर हो गया सर जी, पर एक दिक्कत में गड़बड़ क्या है? मैं बोल रहा हूं एक दिक्कत में गड़बड़ आएगी सर। एक गड़बड़ है यहां पे कि सर इज ए वेलकम होगा या इज वेलकम्ड होगा? तो इज ए वेलकम है ना, तो वेलकम आपका नाउन भी होता है। वेलकम क्या होता है आपका? नाउन भी होता है। इज वेलकम होता तब अपनी दिक्कत आती। इज ए वेलकम का मतलब एक वेलकम, तो यहां तो अब डाउट नहीं आएगा, लेकिन जो मैंने बोला है वो डाउट बच्चों को आता है, वो भी अपने क्लियर करेंगे यहां पे। तो वो क्या है? एक वेलकम है। अब इज वेलकम होता तो कई बार अपने देखा ना, कई बार अपने यूज करते हैं कि सर यू आर वेलकम भी यूज करते हैं, यू आर वेलकम्ड भी, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो उसके लिए मैं उस पर थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, मेरे माइंड में आया इसलिए मैंने इस चीज को रखा यहां पे। एक है यू आर वेलकम, एक है यू आर वेलकम, दोनों में वर्सेस करके अपने क्या करेंगे? डिफरेंस। क्लियर है? एक यू आर वेलकम, एक यू आर वेलकम्ड। यू आर वेलकम का मतलब आप वेलकम हो। समझना मेरी बात को ध्यान से, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यू आर वेलकम का मतलब यू आर वेलकम, आप वेलकम हो, मतलब आपका स्वागत है। वर्सेस यू आर वेलकम्ड, मतलब आपका स्वागत किया जाता है। दोनों में डिफरेंस है। ये जो आपका है वो आपको बता रहा है कि आप किस फॉर्म में हो, वेलकम फॉर्म में हो, और ये जो आपका है वो बता रहा है कि आपके साथ क्या एक्शन अप्लाई किया जाता है, वेलकम का एक्शन अप्लाई किया जाता है। तो यू आर वेलकम वर्सेस यू आर वेलकम्ड, आप स्वागत, आपका स्वागत है और आप वेलकम्ड हो। तो इस पहले वाले में अगर मैं बात करूं एक बार यहां पे, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें तो क्या है कि जैसे बोला जाता है ना, यहां से क्लियर होगा आपके, जो बात रेगुलर बोली जाती है, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है? मैंने बोला कि आप कभी भी मेरे घर, आपको कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो आप मेरे घर आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ यू नीड एनीथिंग यू कैन कम एट माई होम, आप मेरे घर आ सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। इसका मतलब कभी भी आ सकते हो, जरूरी नहीं है मैं आपको वहां पे रिसीव करने वाला हूं। जैसे पार्टी में बात करें कि आप पार्टी रखेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, आप आओ, आ सकते हो, आपकी मर्जी हो तो आना, ना हो तो ना हो। ठीक है? मतलब आपको वेलकम, आपका स्वागत है, डायरेक्ट स्वागत है आपका, आप स्वागत मोड में हो। ठीक है? एडजेक्टिव फॉर्म बोल सकते हो आप, यू आर वेलकम का मतलब एडजेक्टिव फॉर्म में आ गया ये। और वेलकम भी वैसे स्वागत एडजेक्टिव फॉर्म में, लेकिन वो एक्शन की फॉर्म में थोड़ा चला जाता है। तो यू आर, अब यहां पे मैं बात करूं कि जब अगर आप पार्टी में आओगे, ठीक है, इन केस यू कम टू द पार्टी, आई विल बी देयर टू वेलकम यू, उस तरीके से बात करें, यू आर वेलकम्ड बाय मी, यू विल बी वेलकम्ड बाय मी। ठीक है? नाउ यू आर वेलकम्ड बाय मी, अब आपका मेरे द्वारा स्वागत किया गया है।
मतलब मेरे द्वारा आपका स्वागत किया जाता है, इस पॉइंट पे आपके द्वारा मेरे द्वारा आपका स्वागत किया जाता है। तो वहां पे आपको दिखेगा एक्शन। तो जब यू आर वेलकम्ड होगा ना, किसी ने बोला कि यू आर वेलकम्ड देयर, आई एम वेलकम देयर, मैं बोलूंगा ना आई एम वेलकम्ड या यू आर वेलकम्ड या ही इज वेलकम्ड, तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपको पिक्चर में दिखाई देगा कि लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, माला वगैरह पहनाकर किसी भी तरीके से उसका स्वागत कर रहे हैं। और ही इज वेलकम दैट पर्टिकुलर इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, इसका मतलब क्या, उसका वहां पे स्वागत था, वो जा सकता था। जरूरी नहीं है वहां पे उसको मतलब माला वगैरह पहनाई जाए, मतलब उसका स्वागत था, मतलब वो जा सकता था, वो एलिजिबल था या फिर उसको ऑफर दिया गया था। और यू आर वेलकम्ड का मतलब आपका स्वागत है, स्वागत फॉर्म में आप हो, ठीक है, आपका स्वागत किया जाता है, तो वहां पे स्वागत होता दिखाई देगा। और यहाँ फर्स्ट वाले में आपको ये दिखाई देगा कि उसका स्वागत मतलब वो वहां जा सकता है। क्लियर हो आप लोगों के? जरूरी नहीं है मैं ऐसे बोलूं यू आर वेलकम, तो जरूरी नहीं है कि मैं वहां पे आपको अटेंड करूं, कर पाऊं अटेंड, जरूरी नहीं है। लेकिन यू आर वेलकम्ड में मैं अटेंड करता ही दिखूंगा, एक्शन अप्लाई करता दिखूंगा। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो ये आपका क्या था, शानदार वाला एडिटोरियल था। क्लियर है? अब इसकी एक नेक्स्ट स्लाइड है जो मैंने यहाँ पे रखी है, ये आप लोगों के लिए एक टाइप से क्या है, होमवर्क है। इसको एक आप करके आना खुद से एक बार। और यहाँ पे कुछ वर्किंग थी, उसके लिए मैंने ये स्लाइड अपने आपको होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, एक तो फ्यूरियस पेस, अगर आपको देखो एक चीज और करना, अगर आपको वर्किंग समझ में आ जाती है इस स्लाइड की, तो मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको खुद से ही करना है, आपके खुद के लिए होमवर्क है। अगर आपको वर्किंग समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर हमें समझ में नहीं आया, आप क्लियर कर दो, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करूंगा, हो सकता है आपको कल ही क्या कर दूं, इसको एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाता है तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, लेवल की वर्किंग है, इसलिए मैंने ये बोला है आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वोकैब तो आपको याद करनी है। यहाँ पे आपको हैज बिगिन का एक तो सब्जेक्ट बताओगे आप लोग मुझे, एक टू की वर्किंग बताओगे यहाँ पे आप, और एक ये वर्किंग मुझे एक्सप्लेन करोगे टू हैव वाली। टू हैव वाली वर्किंग आई है यहाँ पे कि टू के साथ में हैव लगा है, उसके बाद में V3 आई है, तो परफेक्ट मोड आया है। टू का क्या है, परफेक्ट मोड। देखो किसी भी मॉडल का होता है, हर मॉडल का परफेक्ट मोड होता है। तो किसका मोड आया है आपका, परफेक्ट मोड आया है किसका, टू का। जैसे विल हैव हो गया, डू हैव हो गया, डिड हैव यानी हैड हो गया, इस तरीके से। तो ये अगर आपके क्लियर होता है तो ठीक है, आप खुद से करना। अगर क्लियर नहीं होता ये टू हैव वाली वर्किंग, तो आप मुझे क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, सर ये वर्किंग हमें क्लियर कर दो, ठीक है। समझ में आप लोगों के? तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और वैसे भी मैं अब 1-2 दिनों में आपको क्या कर दूंगा, टू वर्सेस टू हैव की वर्किंग करवा दूंगा, ठीक है। अगर देख लेना, हो सकता है मैंने करवाई हुई हो, मुझे याद नहीं है अभी। अगर ना करवाई हुई है तो वो वर्किंग मैं आपको श्योर करवा दूंगा। क्लियर आप लोगों के? तो ठीक है, फिर ये होमवर्क है, इसको आपको करना है। और ये वोकैब जितनी भी है वो आपको लोगों ने क्या करनी है, लर्न करनी है। और एक आप इस एंड का रिफ्लेक्शन भी मुझे बताओगे, ठीक है, इस एंड का रिफ्लेक्शन भी मुझे बता देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज कर लेना, जरूर जरूर रिवाइज करना है इस वीडियो को, तो 100% रिवाइज करना, 100% कंपल्सन है आपके लिए, मस्ट है ये आपके लिए, शुड नहीं है, एडवाइस नहीं है, मस्ट है, क्योंकि इसमें वर्किंग बड़ी ही शानदार वाली थी। तो इसको आप रिवाइज करोगे ही करोगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास जो आपकी है रेगुलर क्लासेस की फॉर्म में अगर बात करें तो मंडे टू फ्राइडे रहता है 9 PM वाला। तो ये 9 PM वाली क्लास आपके नेक्स्ट मंडे को रहेगी। तब तक आप रिवीजन करो सबका, और मैं टॉपिक की जो वीडियोस है वो बीच बीच में आपकी 2 डेज की क्लासेस में डाल दूंगा। 2 डेज की क्लासेस नहीं, सॉरी 2 डेज के जो टाइम है, सैटरडे संडे दोनों ऑफ है मेरा, तो उसमें मैं ना आपको टाइम निकाल कर क्या कर दूंगा, जो टॉपिक की वीडियोस है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट क्लास जो अपनी है रेगुलर, ये 30 डे चैलेंज कोर्स है, इसकी आपकी नेक्स्ट क्लास है अब मंडे को रहेगी। तब तक आप जितनी भी पुरानी क्लासेज है, जितनी प्रीवियस क्लासेज है, वो सारी की सारी आप लोगों ने रिवाइज करनी है। क्लियर है? ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।